हेलो एवरीवन। बीपीएससी 67 का एक एक्सपेक्टेड डेट 23 जनवरी को आ गया है। उसके बाद क्या हुआ कि जिन जिन लोगों को लग रहा था कि एग्जाम बहुत नजदीक है, नहीं हो पाएगा, हिम्मत हार रहे थे, उन लोगों को भी लगता है अब हो सकता है, कुछ तो अब हो सकता है। ठीक है, ये 12 तारीख को था, यहाँ पे एक लंबा टाइम मिल गया, कुछ तो हो सकता है, उसको लेकर पता है। कल इतने कॉल्स आए और आज सुबह से ही फोन आ रहा था, सर प्लीज एक स्ट्रैटेजी बताइए। स्ट्रैटेजी देखिए, स्ट्रैटेजी तो हम बताएंगे ही। ये वीडियो आपकी बहुत लंबी होगी, बहुत लंबी होगी, नहीं सुनना है तो अभी निकल लो। और इसमें बहुत ही आराम से आपको हर एक चीज पे डिस्कस करेंगे, जो आप आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो जहां तक मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस भी कहता है, आप एग्जाम को कहीं ना कहीं आप बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर लेंगे। और जो ये एग्जाम है ना, ये सिर्फ एग्जाम नहीं होता, ये इसको लोग जीते हैं। जो स्टूडेंट सीरियसली इस एग्जाम में लगे होते हैं वो इसको जीते हैं 24 आवर, 24 घंटे। और एक चीज और कि अभी जो आपको टाइम मिला है और जो ये 67 आपको मौका दे रही है, अगर ये 3 महीने आपने सही तरीके से यूज नहीं किया तो भविष्य आपको माफ नहीं करेंगे। इतिहास माफ नहीं करता, इतिहास तो बन जाता है और वो मिट जाता है। लेकिन अभी जो हम काम करेंगे ना, इसको, ये जो आगे आने वाला फ्यूचर है, जो 23 तारीख को इस एग्जाम के अकॉर्डिंग होगा, उस दिन वो तय करेगी कि आप कितना अच्छा किए हो और उसके अकॉर्डिंग आपको इनाम दिया जाएगा। अदरवाइज अगर सही में आपने गड़बड़ कर दिया, अगर इस बीच को आपने बहुत ही लाइटली ले लिया, बहुत हल्के में ले लिया या बहुत प्रेशर से ले लिया, वो भी है, ज्यादा दबाव होता है तो परफॉर्मेंस वहां गड़बड़ हो जाता है, तो भी मामला गड़बड़ होगा। तो वो तय होगा 23 को। लेकिन इस 3 महीने में हमको क्या करना है उस पर बात करेंगे। मैंने पूरा तैयार कर लिया कि कुछ छूट ना जाए उसको लेकर सवाल, क्योंकि अक्सर ये मैं तो यूज करता नहीं हूं, बट आज मैंने नोट कर लिया है। सबसे पहले हम जब बात करेंगे तैयारी की, तो अच्छा, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको लगता है कि फटाफट बता दीजिए, बस सुने और निकल जाए। ये जादू नहीं है, इसको समझना पड़ता है। आप जैसे आप मेरे प्लान को सुनिएगा, किसी और के सुनिएगा, थर्ड पर्सन के सुनिएगा, तो आपको उस आदमी को समझना पड़ेगा। उस शख्स को जब तक आप नहीं समझेंगे ना, तब तक उसकी बातों को नहीं समझ पाएंगे। और उसे कैसे समझेंगे? इसी बातचीत के तरीके से। तो ऐसा है, हार्ड एंड फास्ट नहीं कि हाँ इतने घंटे ये, इतने घंटे ये, इतने घंटे ये, काम खत्म। नहीं, ये बातचीत के दौरान ही आप एक ट्यूनिंग बनाते हैं, उसके बाद चीजें समझ में आएंगी। हमको भी किसी और का आता है और आपको भी मेरे। अब सबसे पहले कि आप एग्जाम की तैयारी करना जब शुरू कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत पता है, कुछ जो भ्रम है, इल्यूजन है आपके आसपास, वो सबसे पहले आपको डैमेज कर देता है, सबसे पहले नुकसान पहुंचाता है। और इसको तोड़ना, मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत मेरे बस में है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स का टूट गया है जिसने भरोसा किया है, तो सबका तो मैं नहीं तोड़ सकता, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जो भ्रम है ना, ये इसके साथ अगर आप पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं ना, तो आप वहीं पे आधी लड़ाई हार जा रहे हैं, जीत नहीं रहे, आधी लड़ाई हार जा रहे हैं। तो एक वास्तविकता पता होना चाहिए, जो रियलिटी है वो पता होना चाहिए, भ्रम नहीं। भ्रम जैसे आंख में कभी वो क्या लगाते हैं, स्क्रीन दिखाने वाला, तो एक भ्रम पैदा होता है, डर के गिरने पड़ने सब लगते हैं, हार्ट अटैक तक आ चुका है बहुत लोगों को, तो वो एक भ्रम है। तो उसी तरह से कई सारे भ्रम आपके आसपास हैं, कुछ लोगों के द्वारा, कुछ आपने खुद क्रिएट कर लिया है। और उस भ्रम के चक्कर में क्या होता है कि आपकी तैयारी गलत डायरेक्शन में हो जाती है या आपकी तैयारी प्रॉपर होती ही नहीं है। अब सवाल, भ्रम क्या क्या है? भ्रम ये है, सबसे पहले बीपीएससी को लेकर, प्रीलिम्स को लेकर, एक पर एक प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले धुरंधर आपको मिल जाएंगे, एक पर एक, जो ये कहेंगे कि अरे मैंने तो ये पर्टिकुलर किताब पढ़ा, वो किताब पढ़ा, वन लाइनर पढ़ा, करंट अफेयर्स पढ़ा, एग्जाम निकाल लिया। हम तो 3 साल से इसी पे एग्जाम निकाल रहे हैं, हम तो पिछले 3 बार जो एग्जाम है वो इसी को पढ़ के निकाल लिए हैं। एक बात बताओ, और आप कहते हो कि ना बहुत एकदम सही है, इसने तो 3 बार एग्जाम निकाल लिया है, तो हम इसको क्यों नहीं फॉलो करने दी? मैंने भी देखा इसने एग्जाम निकाल लिया। लेकिन इसके पीछे भ्रम क्या है? भ्रम ये है कि वो शख्स 3 बार से एग्जाम ही निकाल रहा है और मेंस नहीं निकला, पहली बात। और दूसरी बात क्या कि इतने टाइम हो गए और उसने मेंस के लिए उसके अलावा कोई किताब ही नहीं खरीदा।
वहां पर भी वो वही तिकड़मबाजी लगा लिया। तो ये वाला जो चक्कर है ना, एक तो इस तरह के स्टूडेंट से या इस तरह के लोगों से दूर रहिए। दूसरा, 3 महीने में नहीं हो पाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि 2.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने में हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। भाई क्यों नहीं हो पाएगा? तो ये बीपीएससी है ना, 6 महीने से कम या कम से कम साल भर तो होना चाहिए, तो इससे कम में तो हो नहीं पाएगा। तो ये पहला भ्रम है। ये दूसरा भ्रम है, तो इसको पूरा तोड़ लीजिए। 3 महीने में बीपीएससी नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, आप गलती करेंगे तब नहीं होगा, नहीं तो 3 महीना बीपीएससी के लिए अगर आप 4 घंटे भी निकाल रहे हैं ना, सही तरीके से निकाल रहे हैं, तो 4 घंटे पढ़ के 3 महीने में बीपीएससी क्रैक किया जा सकता है। और कोई भी इसमें 1 पैसे का डाउट नहीं है, 1 पैसे का डाउट नहीं है, इतना याद रखना। तो ये भ्रम दूर कर ले। इस भ्रम के चक्कर में फर्स्ट अटेम्प्ट वाले अक्सर अपने आप को फेल करवा लेते हैं। अरे ये तो मेरा पहला अटेम्प्ट है। खैर अभी देखेंगे उसको भी। उसके बाद क्या है, उसके बाद हाँ, अरे कोचिंग ज्वाइन मत करना। कोचिंग वाले ना बेवकूफ बना देते हैं। अरे कुछ नहीं होता कोचिंग में, सेल्फ स्टडी करो, मैं कर रहा हूं, मैंने प्रीलिम्स निकाल लिया है, ऐसा भी होता है। जबकि आप क्या करते हैं, आप उसको फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, आप उसको फॉलो कर लेते हैं। फिर ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा किसी कोचिंग को आपको ज्वाइन करना है। मैं जो चीजें चल रही है वो मैं आपको समझा रहा हूं, उसको समझिए अच्छे से। लेकिन क्या आपको पता है कि वो जो शख्स है वो किससे गाइडेंस ले रहा है? आपको मालूम है? आपको बताएगा वो किस कोचिंग का नोट्स पढ़ रहा है, वो क्या आपको बताएगा? या उसने किस किस सीनियर से सजेशन लिया, क्या वो आपको बताएगा? नहीं बताएगा। ठीक है, अब ये हो गया। उसकी पृष्ठभूमि क्या है, आप सोचिए इसको, उसका बैकग्राउंड क्या है। उसने थ्रू आउट एक अच्छी स्कूलिंग की है, एक अच्छे टीचर्स के साथ लगातार रहे हैं। उसके सीनियर, उसके रिलेटिव ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है। समझ रहे हो? उनके गार्जियन ऐसे हो सकते हैं, टीना डाबी गार्जियन तो हो सकते हैं जो उन्होंने गाइड किया। और वो अगर बाद में कहे कि मैंने कोचिंग नहीं किया, ठीक है, आपने कोचिंग नहीं किया, प्रॉपर कोचिंग नहीं किया, लेकिन कोचिंग के लेवल का गाइडेंस आपको मिल गया। अब इस चक्कर में क्या होगा, जिन्होंने सजेशन लिया उनको लगा ना बात तो सही है। और एक और यहां पे क्या, हर स्टूडेंट अलग होता है। कुछ ऐसे होंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट जिनको किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम क्रैक कर लेंगे। लेकिन अब उसी के पीछे भागना तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि हम कहां ये पहचानना पड़ेगा। तो कोचिंग एकदम से जाके नहीं करना और कोचिंग टाइप का माहौल बिना अनौपचारिक तरीके से मिल जाना, ये दोनों में अंतर है। इस अंतर को भी आपको समझना पड़ेगा, आप इस बात को समझना होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, आपको कई सारे ऐसे आपको एक और है पॉइंट यहां पे, हमसे नहीं हो पाएगा, ये भी एक है। बहुत लोगों को क्या लगता है, इस तरह का एक आडंबर क्रिएट होता है, तो कुछ लोगों को आज भी लगता है कि अभी भी कई सारे ऐसे जो क्वालिफाई कर जाते हैं वो एलियन टाइप के लोग हैं, या उनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी होती है तभी पास करते हैं, या उनको प्रॉपर उस लेवल पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है तभी करते हैं। तो इसको लेके भी घबराहट, ऐसा नहीं है। आप अगर एक बार सोच लोगे ना करना, तो माहौल एक बार बन जाता है, उसके बाद चीजें अपने आप होने लगती है। नेचर भी आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप एक बार हिम्मत तो कीजिए उसके और क्या है, हाँ, एक इंपॉर्टेंट और भी है जो जिसके कारण तो मुझे लगता है कि शायद 60-70% स्टूडेंट तो भ्रम में रहते ही रहते हैं, एकदम भ्रम में रहते हैं। करंट अफेयर्स के कारण फेल कर जाते हैं, करंट अफेयर्स के कारण फेल कर जाते हैं, ऐसा उनका रहता है। उनको बोलो और पूछोगे कैसे भाई, सर करंट अफेयर्स में ना 10 ही क्वेश्चन बन पाया, 2 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स का गलत हो गया ना, उसी के कारण कट ऑफ में नहीं आए, नहीं तो आ गए होते। एक क्वेश्चन जो गलत हो गया था ना, उसके कारण कट ऑफ मेरा क्रॉस नहीं किया, नहीं तो कट ऑफ में हम आ गए होते। समझ में आ रहा है? लेकिन वो ये अपने आप को, ये भ्रम है, ये इल्यूजन है, ये एक भ्रम है, क्योंकि वो अपने आप को नहीं बता पा रहे हैं कि भाई साहब आपने कहीं ना कहीं साइंस ठीक से नहीं पढ़ा, आपने कहीं ना कहीं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में भी गलती की है। क्या वहां से 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं बना सकते थे? जोड़िए कि करंट से 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाए। समझ में आ रहा है? तो ये एक बड़ा भ्रम है, और इस भ्रम के कारण जो है आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट करंट करते रहते हैं, जो कि बहुत आसानी से तैयार किया जा सकता है।
किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बीपीएससी के एग्जाम में कुछ लोगों को लगता है किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इट मींस वन लाइनर फैक्ट, कहीं से कुछ कंटेंट, कोई पतली मैगजीन उठाया और निकाल लिया। तो ये सही तरीका नहीं है पढ़ने का, ये भी एक इल्यूजन है। और कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तब भी हो जाएगा, तो ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे उस पर। मेरा पहला अटेम्प्ट है, इसलिए देखते हैं। पहला ही अटेम्प्ट है ना, पास करना क्यों जरूरी है? पहला अटेम्प्ट है, देखते हैं कैसा है। एक बार बैठ के तो देखिए कैसे पीसीएस का एग्जाम होता है, कैसे वहां पे ट्रीट किया जाता है। यूपीएससी वाले के साथ तो अच्छा ट्रीट होता है, लेकिन पीसीएस वाले के साथ कैसा होता है वो देखें। खैर, और कई बार मैंने मेरे वीडियो पे भी कमेंट आया है, और पे भी आता होगा मेरे वीडियो, कभी मैं कुछ स्ट्रेटजी कि आप इस 5 किताब पे ऐसे फोकस करें, बाकी किताबों को इस तरह से लेके चलें, तो इस तरह की कई सारी स्ट्रेटजी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। लगभग सब पे कमेंट होगा, ऐसा छोड़ के दिया, सब तो बता ही दिया है। समझ में आ रहा है? तो उसमें क्या पूछा जाता है, एक्चुअली उस स्टूडेंट का इंटेंशन होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक बता दे जिसको पढ़ के पास कर जाए। समझ में आ रहा है? मतलब उनका ये उम्मीद होता है सामने वाले से कि सब सारे सब्जेक्ट में बस वही टॉपिक बता दे जिससे एग्जाम में आएगा, और वो पढ़ के हम पास कर जाए। तो ये सारे जो भ्रम है ना, ये सारे भ्रम हैं जिसके साथ आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपकी आधी हार वहीं पे हो जाती है। तो इस भ्रम को तो दूर करना है। अब इस भ्रम को दूर करने पहले तो इस भ्रम को दूर करना है। जब आप इसको दूर कर लेंगे, जो भी मैंने आपको बताया तो दूर कर लीजिएगा, इसके बाद आपको प्लानिंग करनी है। ठीक है, इसके बाद आप प्लान के प्रोसेस में जाएंगे। कोई भी एग्जाम ये एक लड़ाई है जहां पे गला काट प्रतियोगिता है। सोचो कि एक एक सीट पे कितने कैंडिडेट को आप हराएंगे, तब वहां जाएंगे। तो आपको उनसे बेहतर करना होगा हर हाल में, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी। तो उसके लिए आपके पास एक बेहतर प्लान होना चाहिए जो आपके अकॉर्डिंग हो। बट एक मोटा मोटी जो प्लान है उसके अंदर आपके पास क्या क्या होगा, एक मिनट। तो प्लान की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना स्ट्रेंथ देखना होगा और वीकनेसेस देखनी होगी कि आप कहां मजबूत हैं और कहां कमजोर हैं। आप किस पोर्शन पे मजबूत हैं, कहां कमजोर है, आप कितना पढ़ सकते हो, कितने घंटे लगातार पढ़ सकते हैं, आपका फोकस कितना स्ट्रांग है, इस पे आपको पहले देखना पड़ेगा। फिर आपको देखना होगा कि आप अगर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या डेडिकेशन है, पैशन है। आप सोचो, क्या आपको उसके लिए डेडिकेशन है, पैशन है कि नहीं। कल एक स्टूडेंट से बात हुई, इंडियन आर्मी में है, और बहुत सारी बातें हुई उससे। इंडियन आर्मी में वो बेचारा डेली मतलब उसको पसंद नहीं है वो काम जो करना है वहां पे। उसके कारण तो मैंने बोला छोड़ दो ना। उन्होंने बोला कि क्या कर, मैंने पूछा बैकग्राउंड सब कुछ, तो मैं बोला कि सर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा जो कुछ प्रोफाइल है मेरा। तो उसके कारण तो भाई ठीक है, तो एक काम करो, मैं एसआई का ये निकाल चुका हूँ, मेंस निकाल चुका हूँ, या पीटी निकल चुका है, मेंस में अटक गया था, बीपीएससी का निकल चुका है, मैं अभी 3-4 साल आराम से सरवाइव कर सकता हूँ। मैंने बोला तुम्हारा यंग एज है, इसमें ऐसे काम क्यों कर रहे हो जिसमें तुम्हारी दम घुट रही है। तो मतलब कहने का कि आपका जो है, आपको करना क्या है ये पता होना चाहिए, और ये कब होगा, और वो डेडिकेटेड क्या है पीसीएस एग्जाम के लिए। उसको लगता है कि हमको निकालना है, डेली तरफ है उसके अंदर निकालने की, तो वो तरफ आपके अंदर है कि नहीं, क्योंकि वो तो चाहिए। एक लंबे टाइम तक आपको इस मैदान में टिकना है, तो इस मैदान में टिकने के लिए आपके अंदर वो समर्पण चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, जो दूसरे से बेहतर हो आपका। और जब तक डेडिकेशन नहीं होगा तब तक आप एग्जाम पे फोकस नहीं करेंगे। और फोकस करने का मतलब क्या होता है, फोकस करने का मतलब ये नहीं कि 24 आवर 24 घंटे पढ़ते रहे, या 16 घंटा पढ़े, 18 घंटा पढ़े, कहीं किसी से बात ना करे, कहीं नहीं जाए, ये नहीं। आप सब काम कीजिए, लेकिन एक डिसिप्लिन वे में। आप सोशल मीडिया पे भी रहिए, आप इधर उधर भी रहिए, लेकिन आप जब पढ़िए तो आप सिर्फ पढ़िए। आप किसी पार्टी में गए, वहां भी आपका ध्यान होना चाहिए कि आप जब घर पे आए, आपको घर जाना है, वहां पे ये नहीं कि आप लुढ़क गए वहीं पे, तो वहां घर आना है, फिर हमको पढ़ाई भी करनी है। तो ये सारी चीज, इसको कहते हैं फोकस, वो आपका होना चाहिए प्रॉपर। उसके बाद आपके पास प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। वो गाइडेंस आपके सीनियर भी हो सकते हैं, कोई क्लासेस कोचिंग भी हो सकता है, कोई टीचर भी हो सकते हैं, लेकिन गाइडेंस लेने के पहले
एकदम से अलर्ट हो जाना, सावधान हो जाना, नहीं तो जिससे गाइडेंस लेंगे वो आपको डुबा भी देगा। और ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों एग्जाम्पल है जो हर साल घटता है। ये नहीं कि पहले साल, हर साल होता है कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसके चक्कर में मेरा एग्जाम खराब हो गया। ये सब होता है और बड़ा ही नेचुरल है, इंसान का फितरत है, आपको मिसगाइड कर देगा। तो उसके पहले आप अपना थोक बजा के देख लीजिए, भैया ठीक तो बोल रहा है नहीं। जब लगे कि ये शख्स ठीक बोल रहा है तब इसके अकॉर्डिंग आप फॉलो कीजिए, वो कोई भी। और उसके बाद स्टडी मटेरियल, उसके बाद आपके पास स्टडी मटेरियल एक अच्छा होना चाहिए। अब इस अच्छी स्टडी मटेरियल का मतलब क्या? मतलब ये कि आपके पास प्रॉपर नोट्स भी होने चाहिए जो अच्छे तरीके से बने हो, आप भी बना के रख लीजिए। कुछ अच्छी किताबें भी आपके पास होनी चाहिए, वो भले ही मोटी हो बट होनी चाहिए। तो अच्छी किताबें, अच्छे नोट्स, और उसके बाद आपके प्रॉपर जो आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपके पास कंटेंट होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। अब सवाल है यहाँ पे, अब हम बात करेंगे कि पहले किताब की बात करते हैं, पढ़ना कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है बीपीएससी के अकॉर्डिंग, और उसके बाद कैसे कैसे पढ़ें उस पे भी बात करेंगे। ओवरऑल कोशिश है कि आपको पूरा इसमें समझा दिया जाए, शायद बाद में जरूरत ना पड़े मेरी भी। तो अब हम बात करते हैं किताब की। देखिए आपके अंदर जो टोटल इंटायर सिलेबस है उसके अंदर जो बेसिकली सवाल आता है वो मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे अधिक आता है, फिर इंडियन ज्योग्राफी की से सवाल आता है, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स लगभग इक्वल होता है, थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से आपके सवाल फिर वहां पे साइंस के पोर्शन से सबसे ज्यादा होंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स है, बिहार स्पेशल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस के कुछ और कंप्यूटर टाइप, और इधर एंशिएंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री। तो ये सारा पोर्शन है। अब इसमें आपको अगर पढ़ाई शुरू करनी है अभी से तो आपको किस किस पे फोकस करना चाहिए? तो आपको सबसे पहला टारगेट जो होना चाहिए ना पढ़ने का, मैं बता रहा हूं अभी आपको, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद बायोलॉजी, ये तीन को उठा लो, ये तीन उठा लो तो मोटा मोटी पोर्शन आपका जीएस का ना ये कवर करता है, अच्छा खासा हिस्सा निकल जाता है। ये तीन कर लीजिए। इसके बाद पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, और उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो जहां कंफर्ट है वो आप देख लो, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, इतना ही है। मॉडर्न हिस्ट्री की जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री की पढ़ाई शुरू करेंगे तो आपको लुसेंट टाइप की जो किताबें होती है वन लाइनर, वो किताब आपके पास होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक किताब और होनी चाहिए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जो आपको प्रीलिम्स में भी मदद करेगा और मेंस में भी करेगा। तो वहां से आपसे कुछ डेप्थ सवाल पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो वहां आप राजीव अहिर की इंग्लिश मीडियम वाले, अदरवाइज एसके पांडे हिंदी मीडियम वाले, और कोई लुसेंट का नोट्स, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर जो सॉल्व होता है उसको आप रख लीजिए, ठीक है। तो सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर, इतना करके आप मॉडर्न हिस्ट्री कर लेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी एक बार चलते हैं तो आप देखना कि नेशनल मूवमेंट से सबसे अधिक सवाल होता है। अगर आप कैटेगराइज करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को सिंप्लीफाई करेंगे तो नेशनल मूवमेंट से सबसे ज्यादा सवाल होगा। उसके बाद ट्राइबल या किसान आंदोलन, और थोड़ा सा जो है ना गवर्नर जनरल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था उसको, और कांग्रेस सेशन, ये अगर आप कर लेते हो तो मोटा मोटी आप इलाके उस मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर लेंगे। उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक है उसको देख लीजिएगा। मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे मॉडर्न हिस्ट्री पे आप अप्रोच करें। और मॉडर्न हिस्ट्री पे ध्यान रखना, पढ़ने के दौरान जरूरी बिल्कुल ही नहीं है कि किताब पहले पेज से उठा के आखिरी में समाप्त करें। आपको जो टॉपिक जब पढ़ने का मन है तब पढ़ लीजिए, बस उसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए एक कॉपी के अंदर कि मैंने ये टॉपिक पढ़ रखा है, इस तारीख को पढ़ लिया है, एक बार पढ़ लिया है, दो बार पढ़ लिया है, ये रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि जो मिसिंग टॉपिक है उसको भी आप पढ़ ले। ऐसा ना हो कि बार बार उसी को पढ़ रहे हैं। लेकिन कोई भी ऐसा मॉडर्न हिस्ट्री में फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि हम एक सीक्वेंस में चलेंगे, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद बारी आती है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के अंदर सवाल होता है, अक्सर स्टूडेंट जब मेरा क्लास ज्वाइन करते हैं ना, अक्सर स्टूडेंट के तभी मतलब 90% स्टूडेंट तभी मैप खरीदते हैं, एटलस तभी खरीदते हैं, उसके पहले नहीं रहता उनके पास। हाँ, एक वो 15-20 रुपए वाला जो मैप होता है ना, वो दीवार पे रहता है अधिकांश के, लेकिन एटलस ना के बराबर होता है। तो ज्योग्राफी की जब आप तैयारी कर रहे हैं ना तो आप एटलस जरूर रखिए।
और ज्योग्राफी के फैक्ट्स लाइक पहाड़, पठार, नदी, मैदान, इस तरह के जो भी फैक्ट्स हैं, इसको जब भी आप वन लाइनर किताब में पढ़ें, एनसीईआरटी के अंदर पढ़ें, या महेश वनवाल की किताब में पढ़ें, माजिद हुसैन, जिसकी पढ़नी है आपको पढ़ रहे हैं, तो जब भी कोई पहाड़ पठार इस तरह का है ना जो आपको याद नहीं है, याद है तो कोई बात नहीं है, याद नहीं है तुरंत किताब खोलिए और उस किताब के अंदर, वहां उस मैप के अंदर, एटलस के अंदर उसको देखते रहिए। ये एक प्रोसेस है, इसको आप 8-10 दिन 20 दिन कर लेंगे ना तो मैप पे आपका कमांड हो जाएगा। उसके बाद 15-20 मिनट डेली आप एटलस को दीजिए। कितने दिन? 10 से 15 दिन, 15 से 20 मिनट, ज्यादा नहीं, उतना आप देखते रहिए। देखते देखते कंटिन्यू देखेंगे ना तो आपका मैक्सिमम चीजें क्लियर हो जाएंगी। लाइक ओशनिक करंट नहीं भी याद हो सकता है, लेकिन आप किसी मैप पे देखो ना तो आप भूल भी जाएंगे। अच्छा लगता है उधर से निकल रहा था लैब्राडोर, कनाडी इधर से जा रहा था, तो आपको वो अंदाजा हो जाएगा उसका। तो मैप पे काम, एटलस पे काम जरूर करें, पहली बात। अब ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी मैंने बोला, तो मैं एनसीईआरटी इसलिए बोला कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए काफी अच्छी है, 9 से लेकर 12। लेकिन अगर इसमें से कोई एक समझता है कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेंगे और काम बन जाएगा, तो ये भी एक गलत बात है। एनसीईआरटी के साथ आपको मिनिमम, कम से कम, आपको लगता है कि हमको ज्यादा नहीं पढ़ना, एक एटलस रखना है, उसके साथ कम से कम आपको वन लाइनर वाले जो किताब आती है वो तो आपको रखनी है। प्रीवियस ईयर आपको हर सब्जेक्ट का सॉल्व करना है 2 से 3 बार, एक बार नहीं, 2 से 3 बार। अब जब आप इसको करोगे, साथ में आप महेश वनवाल की किताब इंटीग्रेटेड ज्योग्राफी रख ले, अच्छा है, बढ़िया किताब है, आप उसको रख सकते हैं, ठीक है, तो वो बेहतर होगा। तो एक ज्योग्राफी में जितना सवाल पूछा जाता है, डेथ के चांसेस हैं 65 में मामला बहुत लोगों का ज्योग्राफी के कारण फंस गया था, तो वहां पे, और फोकस कहां करना है आपको? इंडियन ज्योग्राफी में, सवाल ज्यादा वहीं से आएगा। तो इस तरह से आप ज्योग्राफी को कर लेंगे। और ज्योग्राफी में ना बहुत आसान है, पहाड़, पठार, मैदान, नदियां टाइप के जो स्ट्रक्चर है ना, वाटर, स्ट्रेट, ओशन, नदी, समुद्र, जो भी, इसको आप एक जगह कर लो, पूरा ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा। बस यही है। उसके बाद थोड़े बहुत टॉपिक बचते हैं ज्योग्राफी में बस। ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए अभी तो वन एंड ओनली लक्ष्मीकांत साहब चल रहे हैं, तो लक्ष्मीकांत की किताब ले लीजिए, पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो पॉलिटी के अंदर भी आप पार्लियामेंट को पहले क्लियर कर लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल को पहले ही पढ़ लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट को पहले पढ़ लीजिएगा, और इसको आप जो है वन लाइनर किताब में जरूर पढ़िएगा। और को छोड़ सकते हैं, पॉलिटी को नहीं छोड़ सकते, वन लाइनर में पढ़िएगा, प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिएगा। इकोनॉमिक्स की जहां तक बात है, तो इकोनॉमिक्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण का भी अतिरिक्त अंक आता है, और इकोनॉमिक्स के लिए इस बार कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी किताब आपके एग्जाम के पहले निकाल दूं। खैर, अभी प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्तांक आ रहा है इकोनॉमिक्स को लेकर, तो वो किताब आप ले सकते हैं। एनसीईआरटी का 11th के किताब बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमी, समष्टि अर्थशास्त्र करके आती है 12 किताब, वो भी आप ले सकते हैं, वो भी किताब अच्छी है, एक बार उसको ही पढ़ लिए। और उसके बाद वन लाइनर और प्रीवियस ईयर। इकोनॉमिक्स के अंदर क्या कीजिएगा, प्रॉब्लम कहां फंसती है, जो उसका टर्म्स है, जो टर्म्स है ना, उस टर्म्स को अच्छे से कर लीजिए। लाइक जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन, ये सब क्या होता है उसको अच्छे से कर लो, आपका इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा पोर्शन हट जाएगा। और करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ समझ लिए, उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, तब वो आसान हो जाएगा। जो हो गया इकोनॉमिक्स हो गया। उसके बाद साइंस की बात करते हैं। साइंस के अंदर बायोलॉजी, बायोलॉजी के लिए अरिहंत की एक अच्छी किताब आई है, इनसाइक्लोपीडिया, लेकिन काफी मोटी है। एक और है किसी की, खैर, तो वो आप अरिहंत की किताब भी ठीक है, वो आप ले सकते हैं बायोलॉजी के लिए। और बायो में, साइंस में क्या करिए ना, जो लुसेंट का जीएस वाला है, स्पेशल साइंस नहीं, जीएस वाला ही जो साइंस है उसको अच्छे से कर लीजिए, प्रीवियस ईयर कर लीजिए, और ये इंसाइक्लोपीडिया काम चल जाएगा। बायोलॉजी के अंदर जो डिजीज होता है इंसानों का, न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है, अलग अलग विटामिन के कारण जो कमियां हो जाती है, तो उस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। ह्यूमन बॉडी सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम से, एक्सर्सन यूनिट से, तो यहां पे सवाल ज्यादा होता है। तो बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो, उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके डिजीज, उसके अंदर जो भी माल न्यूट्रिशन की समस्या है कैसे ठीक हो सकता है, इस तरह के सवाल ज्यादातर होते हैं। तो उसको वायरस, बैक्टीरिया, ये सब कि जिसके कारण बीमारियां होती है, तो वो ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो उसको वहां पे कर लो। फिजिक्स केमिस्ट्री की बात है, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सवाल भी कम आता है। तो लुसेंट,
प्रीवियस ईयर। लुसेंट प्रीवियस ईयर, कोई नोट्स अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अदरवाइज ठीक। वहां पर भी फिजिक्स में वर्ग, सदिश राशि, अदिश राशि, यही सब ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मिडावल। एंशिएंट और मिडावल में आप परेशान ज्यादा नहीं होइए। एंशिएंट हिस्ट्री और मिडावल के अंदर क्या कीजिए, एंशिएंट में तो आप गुप्ता और मौर्य पे फोकस करना है। संगम काल में फंसते हैं तो संगम काल के जो मोटा मोटी फैक्ट्स है उसको आप पढ़ लीजिए, ज्यादा अंदर नहीं जाना। 600 BC महाजनपद का जो पीरियड है, और स्टार्टिंग में जो मगध साम्राज्य था वहां पे उसको देख लो, जैसे हर्षवर्धन, सातवाहन, कुषाण, इस टाइप के कुछ जो फेमस रूलर हैं। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बार बार यही सवाल रिपीट होते हैं, ठीक है। आप देखना रिपीट होगा सवाल। उसी तरह से मिडावल हिस्ट्री, तो और एंशिएंट और मिडावल दोनों के लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सीधा लुसेंट पढ़िए, सीधा लुसेंट पढ़िए, या इसकी तरह का कोई भी क्राउन या कोई भी किताब वन लाइनर आपके पास है उसको पढ़ लीजिए। और दूसरा अटेम्प्ट कहां लेना है, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस, और वो कहीं कोई नोट्स है तो अच्छी बात है, इतना ही कर लीजिए, आपका ये हैंडल हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इजिली आप इसको निकाल लेंगे। और इसके बाद रहा, अब मेन जो आपका रहा, अब आप कहोगे बिहार स्पेशल और करंट। देखिए बिहार स्पेशल के लिए आपको किसी भी पब्लिकेशन की कोई पतली 2 किताब, मोटी नहीं, एकदम मोटी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, पतली 2 किताब उठा लीजिए बिहार पब्लिकेशन, बिहार के लिए किसी भी पब्लिकेशन का, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो वो किताब आप ले लो और उसको पढ़ लीजिए। कितना पढ़ेंगे, मैक्सिमम आधा घंटा डेली का पढ़ लीजिए। और कितना दिन चलेगा, 15 दिन, उससे ज्यादा नहीं, 20 दिन, उससे ज्यादा नहीं, 1 महीना तो मतलब इनफ हो गया। तो डेली आधा घंटा 1 महीने, कहानी खत्म, बिल्कुल खत्म। करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, कोई भी मैगजीन कोशिश कीजिए ईयरली लेने का, कोई भी ईयरली टाइप का 6 महीने का वार्षिकांक टाइप की जो किताब आती है, अगर वो भी आए ना तो वो भी 2 लेनी है आपको, और वो 2 लेके आपको उसको पढ़ना है। कितना, आधा घंटा डेली, मैक्सिमम 1 महीना, आपके इंटायर पूरा जो करंट अफेयर्स है ना वो कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा। और आप कहोगे बिहार करंट अफेयर्स के लिए, तो अभी अगर हम तो वो करवा रहे हैं, आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवा देंगे, अभी नहीं, कुछ दिन के बाद। और दूसरी बात कि ये जो बिहार करंट अफेयर्स है ना, इसको ठीक से समझिए, इसके लिए लास्ट में मैगजीन आ जाता है, उसके अंदर 1 साल का पूरा करंट रहता है, वो इनफ है। और 15-20 दिन 1 महीना पहले आ जाता है, तो आप आराम से उसको पढ़ के कर लेंगे, तो वहां भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप इसको इजिली हैंडल कर सकते हैं। अब सवाल है कि इस सब को पढ़े कैसे। देखिए स्टूडेंट 2 तरह के होते हैं, एक जॉब ऑलरेडी कर रहे होते हैं और एक होते हैं जो फुल्ली स्टूडेंट हैं। तो ज्यादा फायदा जॉब वाले को। स्टूडेंट कहेंगे ऐसा क्यों ना, स्टूडेंट को लगता है अच्छा दिन में नहीं तो रात में नहीं तो दिन में। जॉब वाले के पास ऑप्शन ही नहीं है, उनको अगर दिन में पढ़ रहे हैं, दिन में जॉब में है तो उनको सुबह और शाम पढ़ना ही पढ़ना है, रात में है तो दिन में उनको पढ़ना है, कोई ऑप्शन नहीं है। स्टूडेंट के पास ऑप्शन होता है, जिसके कारण जो है ना डिसिप्लिन टूट जाता है उनका, जॉब वाले का नहीं टूटता। इसलिए देखना जॉब वाले एकदम से फोड़ देते हैं, और डिसिप्लिन टूटने के कारण क्या होता है, पढ़ाई में भी डिसिप्लिन स्टूडेंट का टूट जाता है, कुछ भी पढ़ने लगते हैं, पूरा टाइम रहता है चलो ये भी पढ़ लेते, वो भी पढ़ लेते, वो भी पढ़ लेते हैं। जो जॉब वाले हैं वो वही पढ़ते हैं जिससे एग्जाम में आएगा, तो वो एकदम फोकस्ड होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो उनको उसका फायदा मिलता है। और 4 घंटे भी आप ये काम कर लोगे ना, हो जाएगा। स्टूडेंट को भी क्या करना है ना, वो स्टूडेंट है भी ना, तो वो मान ले कि वो जॉब कर रहा है, और वो मान ले कि हमको 4 ही घंटे पढ़ने हैं दिन में, 5 ही घंटे पढ़ने हैं, जो एक्स्ट्रा है वो तो मेरा एक्स्ट्रा गया, उस 5 घंटे में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो रूटीन आपका मैक्सिमम 3 घंटे, 4 घंटे से ज्यादा का रूटीन मत बनाइएगा। रूटीन बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन 3 से 4 घंटे का नहीं, क्योंकि उसके बाद आप संभाल नहीं पाओगे, ये एक फैक्ट है। और शुरू में क्या होता है ना, 10-10 घंटा, 16-16 घंटे का रूटीन, मतलब हद हो जाती है। तो जब कभी कभी 8 घंटे का भी, तो जब मेरे पास कभी आता है बोला कि मैंने 8 घंटे का बनाया, हमने उसको बोला ठीक है अच्छा किया बना ले। मैं मना करता हूं कि मत बनाओ, पहले मैं तो बोलता हूं 2 ही घंटे का बनाइए, 2 घंटा हो जाए तब 3 घंटा का बनाइए, उसके बाद तो बनाइए मत। 3 घंटे के बाद सब आपका टाइम, उसके बाद जो पढ़ लो आपका बोनस। तो ये आपको ना साइकोलॉजिकल आपको सपोर्ट मिलेगा उसका। तो उसको मैं कहता हूं कि अच्छा ठीक है अभी फॉलो करो, हमको फीडबैक देना 5-6 दिन के बाद या 1 सप्ताह के बाद। तो उसके बाद क्या वही होता है जो होना है, नहीं सर फॉलो ही नहीं कर पाए,
आज का कल चला गया, कल का परसों चला गया। इसीलिए जो रूटीन बनाइए ना, 2 घंटा का बनाइए सबसे अच्छा। बहुत बनाना है 3 घंटे का बनाइए, 4 से ऊपर तो बनाना ही मत, वो फेल हो जाएगा फिर। और पढ़ने का जो तरीका है, आपको 2 घंटा 2 सब्जेक्ट मिनिमम या मैक्सिमम, कम से कम 2, क्योंकि इंटरेस्ट बना रहेगा। मैक्सिमम 2 इसीलिए कि अगर आप बहुत पढ़ेंगे तो आप कॉन्सेप्ट फैक्ट का एक रिदम नहीं बना पाएंगे। तो मिनिमम और मैक्सिमम 2, एक नहीं 2। और साथ में आप करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल टाइप की किताब ले सकते हैं, आधा घंटा या 1 घंटा दीजिए, आधा घंटा एक को, आधा घंटा एक को, उसको साथ साथ चलने दीजिए। तो वो आपका करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल का झंझट खत्म हो जाएगा, अपने आप पता नहीं चलेगा। बाकी चीजों को आप तैयार कर लीजिए। और अब सवाल है कि क्या मोटी मोटी किताब जो हम खरीदेंगे उसको पढ़ना है? तो इसका जवाब है कि उसको सब नहीं पढ़ना, सारे नहीं पढ़ने आपको, ठीक है। लेकिन किताबें आपके पास होनी चाहिए जो आपको मेंस में भी काम आएगा और प्रीलिम्स में भी काम आएगा। तब सवाल है फिर हम कैसे करेंगे? तो ये किताबें जो है ना, आप जब पढ़ रहे होंगे, आपके पास जो भी है, अब उसमें मान लो कि आपके पास ज्योग्राफी की किताब है। मॉनसून एक ऐसा टॉपिक है जल्दी समझ में नहीं आता, साइक्लोन एक ऐसा टॉपिक है जो जल्दी समझ में नहीं आएगा, आप वन लाइनर पढ़ेंगे आपको नहीं आएगा, इसको आप वहां से पढ़ लिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिए। तो इस तरह के पहाड़ पठार मैदान पढ़ने के लिए किताब की जरूरत है नहीं, वो तो वन लाइनर फैक्ट पढ़ो, कहानी खत्म हो गई, ठीक है। तो आपको ये देखना होगा कि उसमें से जो इंपॉर्टेंट, उसको आपको सपोर्ट में रखना है। जहां फंस रहे हैं, कॉन्सेप्ट अटक रहा है, वहां उसको पढ़ लिए। और ऐसा पॉलिटी में भी आपको होगा, जोड़ी नहीं कि पूरा लक्ष्मीकांत पढ़िए, आप जो सिंपल सा फैक्ट्स है वो पढ़ लीजिए, लेकिन लक्ष्मीकांत के कुछ टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां से उसको निकाल लीजिए। तो इस तरह से जो मोटी भी किताबें हैं वो भी आपको कहां पढ़नी है, टू दी पॉइंट पढ़ लेनी है। जो आपको पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना उसको पढ़िए और कहानी खत्म कीजिए। और एक शायद आखिरी सवाल है, हाँ नहीं 2 और है कि सफिशियंट है कितना घंटा। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप 16 घंटे पढ़ के भी फेल कर सकते हैं और 3 घंटे पढ़ के भी पास हो सकते हैं। सवाल है कि आप कितना डेडिकेटेड होके, कितना फोकस्ड होके आप पढ़ते हैं। और फाइनली, क्या कोई क्लासेस ज्वाइन करना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जरूरी है? आपको यहाँ पे इंडिविजुअल ये है, लेकिन मेरा एक सजेशन सबको होता है कि टेस्ट सीरीज मत छोड़ो। क्लास 1 मिनट के लिए छोड़ भी दीजिए, लेकिन टेस्ट सीरीज मत छोड़िए। एकदम गरीब से गरीब भी कोई स्टूडेंट है तो कर्ज ले लीजिए, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर कीजिए। क्लास की जहां तक बात है, अगर आप कैपेबल हैं तो आपको क्लास भी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपसे एक्सपीरियंस लोग ही आपको पढ़ा रहे हैं। और स्टूडेंट के फेल करने का सबसे बड़ा रीजन होता है टीचर को फॉलो नहीं करना। अगर कोई अच्छे टीचर हैं तो वो आपको गाइडेंस देंगे, आपको भटकने नहीं देंगे और प्रॉपर डायरेक्शन में आपको लेके चलेंगे। तो उससे क्या होगा, एक कम टाइम में जो आप अपने टाइम खर्च करके, आप समय बर्बाद करके जो आप चीजों को गेन करेंगे, उसमें भी हो सकता है कमी रह जाए। वो ऑलरेडी बर्बाद कर चुका शख्स है, तो वो आपको वहां बर्बाद नहीं करने देगा और आपको एक फोकस पे रखेगा। तो ये सारी चीजें यहां पे है। तो अभी 90 डेज के अंदर एक बेहतर प्लानिंग, रणनीति, फोकस और अटैक कीजिए और करके आप निकाल सकते हैं। नहीं तो फिर 23 तारीख को दिक्कत हो सकती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसमें आप अगर यहां तक पहुंच गए तो पेशेंस के लिए थैंक यू। और यहां तक पहुंचोगे तो नहीं आप लोग, मुझे पता है, लेकिन खैर पहुंच गए तो एक बार मैसेज कर देना कि हाँ लास्ट तक हम देख लिए। ये लाइन तो लास्ट में ही आपको सुनने को मिलेगा। तो और इसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को आगे बढ़ाइए। कई स्ट्रैटेजी हमने ऑलरेडी स्पेशल वीडियो प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर डिस्कस कर रखा है, उसका यूज कीजिए और रिजल्ट लीजिए।